नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग व और ब के प्रयोग के बारे में जानेंगे, की जाने वाली गड़बड़ियों के बारे में जानेंगे और व तथा ब के बीच क्या अंतर है जो प्रश्न के रूप में सामान्यतः पूछा जाता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अक्सर हम लोग व और ब के प्रयोग में गलती करते हैं, उच्चारण में भी और लेखन में भी, जिसका नतीजा क्या होता है कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे एक दो उदाहरण हम लोग देखें। एक शब्द है वाहन। वाहन, वाहन का मतलब क्या होता है? परिवहन, यानी कि वाहन का मतलब जो है ढोना हो गया, ढोने के अर्थ में या ढोने वाला। और अगर इसी व को ब कर दें किसी तरह हम लोग लिखने में, तो ये हो जाएगा बहन। बहन का मतलब वही बहन, सिस्टर, बहन, बहन हो गया। वैसे ही एक शब्द है वा। अगर वा, तो अगर वात को हम लोग लिख दें, बा ऐसे लिख दें, तो ये हो जाएगा बात। और बात का मतलब, वात का मतलब होता है हवा, और बात का मतलब क्या हो जाएगा? बातचीत। बातचीत गर्मा गर्म बहस भी हो सकती है, नरमी से भी हो सकती है। तो वात और बात। वैसे ही वेग, वेग, वेग एक उदाहरण और देख लें। वेग और कर दें हम लोग वेग। वेग को अगर बना दें वेग, तो वेग यानी कि वही बैग, थैला। वैसे ही मान लीजिए वाली। वाली, इसको कर दें हम बाली, तो वाली का मतलब हो जाता है वाली, घर वाली, काम वाली। और बाली का अर्थ हो जाएगा कान वाले, कान में लगाने वाला कनफूल, कान की बाली। वाली स्त्री, कान की बाली। वेग माने गति होता है। और ऐसे ही वास, बास। वास का मतलब निवास, और बास का मतलब सुगंध, दुर्गंध, गंध। तो ये सावधानी हमें रखनी होगी कि लेखन में वात हम बोल रहे हैं तो वात ही लिखें, न कि बात लिखें। और व और ब के लेखन में सावधानी रखनी चाहिए। और वह सावधानी क्या है कि हम लोग बचपन में ही पढ़े हैं कि नागरी लिपि अंडा और डंडा के सहारे लिखी जाती है। तो वह जब लिखने लगते हैं तो वह में एक अंडा लगा देते हैं और उसके बाद डंडा खड़ा कर देते हैं, वह हो गया। अब ब जब लिखते हैं तो एक अंडा बनाए और दूसरा जो है डंडा, और उसके बीच में एक ब लगा दिया, तिरछा डंडा, तब हो गया ब। तो हड़बड़ी में भी लिखें तो व और ब को संभल करके लिखने की जरूरत है। अब इनके बीच के अंतर को हम लोग जानेंगे। हम लोग पढ़ने के दरमियान जब ध्वनियों का वर्गीकरण मैं बता रहा था, तो उस समय मैं ये बताया था कि क से लेकर के म तक के जो वर्ण हैं, वे दो उच्चारण अवयव, उच्चारण अवयव यानी कि उच्चारण के जो अंग हैं, कंठ से लेकर के ओठ और ओठ के बीच अली, जिह्वा, जीभ, दांत, तालु, ओष्ठ, मूर्धा, तो इनके बीच में स्पर्श होता है। जिह्वा के द्वारा हवा को मुख बीबर माने कि मुख के भीतर रोका जाता है, और भीतर से फेफड़े से निकलने वाली हवा, जिसे प्राणवायु कहते हैं, वह जब झटका देती है तब इन ध्वनियों का यानी क से लेकर के म तक का उच्चारण होता है। तो ब ध्वनि क्या, किस प्रकार की ध्वनि है? स्पर्श करके जो है निकलने वाली ध्वनि है, इसलिए इसको स्पर्श ध्वनि कहते हैं। स्पर्श ध्वनि। और यह ध्वनि किस प्रकार की है? तो यह व्यंजन है और पूर्ण व्यंजन है। और ब का उच्चारण कैसे करते हैं? ये हो गया व, ब, और यहां लिख देते हैं व। तो व का उच्चारण कैसे करते हैं?
कि और पढ़े हैं कि वह अंतस्थ व्यंजन है या अर्धस्वर है। और क्या है? वह अंतस्थ या अर्धस्वर। अंतस्थ क्यों कहे हैं? तो उच्चारण, ध्वनियों के उच्चारण में बताया था कि अन्य जो स्पर्श व्यंजन है या अंतस्थ के अलावे जो शेष व्यंजन हैं उनका जब उच्चारण करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो ध्वनि बाहर निकल रही है, ओठ से बाहर निकल रही है मुंह। मगर अंतस्थ का जब उच्चारण करते हैं, अंतस्थ ध्वनियों का, अंतस्थ ध्वनियाँ य र ल व का जब उच्चारण करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये ध्वनियाँ मुख बीबर के अंदर ही ठहर गई है। इस वजह से इनको अंतस्थ कहते हैं। और इस दूसरा एक कारण अंतस्थ कहने का यह भी है कि ये स्वर और व्यंजन, व्यंजन की वर्ग के तो अंतर्गत रखा गया है इनको, मगर जब संधि विच्छेद की जब क्रिया करते हैं, जब संधि करते हैं तो इनकी स्थिति जो है स्वरों की तरह हो जाती है, स्वरों की तरह ये जो है व्यवहार करने लगते हैं, अनुजोड़ अय बराबर अन्वय। तो इसलिए इनको अर्धस्वर अंतस्थ भी कहते हैं। ये न तो पूरी तरह जो है पूर्ण व्यंजन है और न पूर्ण स्वर है। तो चूंकि पूर्ण व्यंजन और पूर्ण व्यंजन या स्वर नहीं है, इसलिए भी इनको अंतस्थ ध्वनि कहते हैं। तो ये हो गया इनकी प्रकृति। अब इनके उच्चारण को, तो इनका ब का उच्चारण, ब दोनों ओठ जब सटाते हैं, दोनों ओठ, दो का मतलब जो है द्वय, द्वि ओष्ठ, तो द्वयोष्ठ, तो इसको द्वयोष्ठ, मगर इतना जो है कसरत नहीं करते हैं, द्वयोष्ठ के जगह पर ओष्ठ कह देते हैं, ओष्ठ ध्वनि, यानी कि नीचे वाला अधर कहलाता है, ऊपर वाला ओष्ठ, तो अधरोष्ठ, एक और जो रख दें अधरोष्ठ, तो अधरोष्ठ या द्वयोष्ठ या ओष्ठ ध्वनि यही जो है सर्वाधिक प्रचलित है। तो यह ओष्ठ ध्वनि है। और इसका उच्चारण जब करते हैं तो इसके उच्चारण में वह का उच्चारण करके देखेंगे तो हल्का सा जो है ओठ को सटाना पड़ता है, गोल करना पड़ता है, और ओठ को दांत के समीप, ऊपर वाला दांत के समीप जो है ले जाना पड़ता है, और जीभ भी हल्का सा हल्की गतिशीलता दिखाती है, तब इसका उच्चारण होता है। तो इसमें तीन जो है अंग लगते हैं, दांत, ओठ, ओष्ठ और जिह्वा। तो इसमें तीन अंग, और एकमात्र यही ध्वनि है जिसमें तीन उच्चारण अवयवों का प्रयोग होता है। और उसके के अलावे जितनी भी ध्वनियां हैं सिर्फ दो ही अंगों का व्यवहार होता है। अगर उन दो अंगों में एक अंग जिह्वा रहती है, जीभ रहती है, मगर यहाँ पर जिह्वा भी है, मगर दांत और ओष्ठ दोनों के बीच जब स्पर्श होता है तब जाकर के यह ध्वनि उच्चरित होती है। और एक दूसरी भी ध्वनि है ओ और औ, उसका जो है कंठ और तालु, कंठ और ओ और औ, यानी ओ और औ का इसका उच्चारण कंठ और तालु, यानी कि कंठ से निकलती है, तालु के पास जो है जिह्वा रुकती है, तब जाकर के ओ और औ का उच्चारण होता है। तो मगर यह पूरी तरह जो है स्वर है। मगर व्यंजनों में सिर्फ वह ही है जिसमें तीन तीन अंगों का प्रयोग होता है। तो मूल रूप से यही दोनों के बीच अंतर है। ब व्यंजन है, वह पूर्ण व्यंजन नहीं है, वरन अर्धस्वर है। और ब का उच्चारण ओष्ठ से होता है, द्वयोष्ठ या अधरोष्ठ से होता है, और व का उच्चारण दांत और ओठ दोनों के नजदीक आने पर होता है। तो मूल रूप से यह सावधानी रखनी चाहिए कि व को वह ही लिखें और वह ही उच्चारण करें, और जहाँ ब है तो वहाँ पर ब पढ़ें और ब लिखें। और इसके लिए अभ्यास की जरूरत होती है, और जब पढ़ें तो इनको अलग अलग करके सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे। थोड़ी सी सावधानी अगर बरतेंगे आरंभ में ही
तो आगे चल करके कोई कठिनाई नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और व्याकरण समझ में आप लोग को आ रहा है, इसीलिए देख रहे हैं, तो इसलिए को आगे भी अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।